पार्क। नेशनल पार्क को हिंदी में अपन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होते क्या हैं। तो पहले अपन इसको समझ रहे हैं, इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, देख लीजिएगा। नेशनल पार्क एक एरिया होता है, यदि परिभाषा आती है आपकी तो यह है नेशनल पार्क एक एरिया है आपका नेशनल पार्क जिसमें जंगली जंतु, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जंगली शब्द आएगा यहाँ पर, वाइल्ड वाले एनिमल, जंगली जंतु एवं वनस्पति, जंगली जंतु एवं वनस्पति, इनका संरक्षण किया जाता है, एरिया बना करके किया जाता है। जैसे मान के चलो ये आपका पूरा इलाका है फॉर एग्जांपल के रूप में, अब इस इलाके में ये वाला जो इलाका है ये अपन ने इसको सील कर दिया है इस चारों तरफ से। अब इस इलाके में विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, हिंसक हैं, जैसे इसमें शेर भी आता है, जिसमें आपका चीतल भी आता है, नीलगाय आती है, लंगूर आते हैं, भालू आता है, रीछ आते हैं। तो इस प्रकार के जो जानवर हैं आपके, वो जानवर यहाँ पर रहते हैं, इनको संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर वनस्पतियाँ वगैरह भी रखी जाती हैं, पेड़ पौधे वगैरह भी रहते हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था भी रहती है, क्योंकि नदी वगैरह भी, क्योंकि जंतुओं के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था कैसी होगी। तो इस तरीके का जो आपका सीलबंद इलाका होता है, उस इलाके को अपन कहते हैं नेशनल पार्क। जैसे आपका फोना एंड फ्लोरा, या फोना का मतलब होता है जंतु और फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, इनको संरक्षित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित होते हैं। नेशनल पार्क की स्थापना कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। आपकी संसदीय अधिनियम के तहत भारत सरकार नेशनल पार्क के निर्माण का निर्णय लेती है। ये किसी राज्य में स्थापित होते हैं और राज्य सरकार उसका संरक्षण करती है, यानी देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है और स्थापना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये भी आपको याद रखना है कि एक बार यदि ये स्थापित हो गए तो ये परमानेंट प्रकृति की होती हैं। परमानेंट प्रकृति का मतलब है स्थायी है, यानी फिर इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी जो खास बात है कि इस वाले इलाके में मानव यानी ह्यूमन की जो गतिविधियां होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, वो सब की सब बंद रहती हैं, यानी प्रतिबंधित रहती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इसमें देखने के लिए नहीं जा सकते, हाँ अपन घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जंगली जानवर जो हैं आपके, उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, उनकी हंटिंग यानी शिकार नहीं कर सकते, या पेड़ों को काट नहीं सकते, यानी कल्टीवेशन की परमिशन नहीं है। आप घूमेंगे और घूमने के बाद वहाँ से वापस लौट करके आ सकती हैं। परमानेंट आपका यहाँ निवास स्थान नहीं होगा। तो ये विशेषता है आपकी किसकी? नेशनल पार्क की। अब दूसरा आता है आपका, और वो है आपका अभ्यारण्य यानी सेंचुरी। उसको भी आप यही समझ लीजिएगा, अभ्यारण्य। इसे इंग्लिश में अपन सेंचुरी के नाम से जानते हैं। इसे राज्य सरकार स्थापित करती है। तो इसकी स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ये भी आपका सेम वैसा ही रहता है। इलाका आपका मान के चलो ये वाला इलाका है, इस इलाके में यहाँ अपन बना रहे हैं अभ्यारण्य किसी को, तो ये जंतु के लिए रहती है। ये किसके लिए रहती है? जंतु के लिए रहता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जंतु के लिए है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है, अरे बाहर निकल जाओ यार, डिस्टर्बेंस होता है। ये राज्य हो गया, ये जंतु के लिए है। और यहाँ पर आपको याद रखना है थोड़ा सा कि ये जो है आपका इलाके वाइज में, यहाँ सीमित मात्रा में आपको, यहाँ पर क्या है? सीमित मात्रा में ह्यूमन गतिविधियाँ अलागू हैं, यानी यहाँ पर आप कुछ मात्रा में यहाँ रह सकते हैं, चारागाह वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो इस तरीके के कुछ सीमित अधिकार यहाँ पर स्थानीय लोग जो रहते हैं उन लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन व्यापक रूप से नहीं है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर में ये आपका जो नेशनल पार्क है वो केंद्र सरकार स्थापित कर रहा है, इसको कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। ये आपके स्थायी हैं, जबकि ये आपका कैसा? अस्थायी है। जिस जंतु के संरक्षण के लिए अपन ने इसको स्थापित किया है और वो जंतु संरक्षित हो जाता है तो इसको बंद भी किया जा सकता है, जबकि इसको अपन बंद नहीं कर सकते। यहाँ ह्यूमन गतिविधियाँ आपकी टोटल कैसी हैं? आपकी प्रतिबंधित हैं, जबकि यहाँ पर ह्यूमन गतिविधियाँ सीमित मात्रा में की जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा ये नेशनल पार्क का। अब प्रश्न आता है यहीं से, आपका एक और प्रश्न आता है टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर के, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा जरा। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? टीपी। पहले टाइगर प्रोजेक्ट बता रहे हैं, फिर नेशनल पार्कों की संख्या वगैरह पे अपन चर्चा करेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट यानी टीपी। ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है टाइगर, ये आप जानते ही हैं। और ये टाइगर प्रोजेक्ट
लगातार जो वन थे उन वनों में टाइगर की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी और जो इकोसिस्टम था ये आपका पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा था। और इकोसिस्टम डिस्टर्ब न हो इस वजह से भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि टाइगर को बचाने के लिए कोई ना कोई योजना लागू की जाए। तो यहाँ पर भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू करने का श्रेय जाता है मिस्टर कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला। अभी इनके मैं फ़ोटो वगैरह भी आपको दिखाऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा ये आपका। तो मिस्टर कैलाश सांखला ने भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया था। विश्व में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो की थी मिस्टर गैनी मैनफोर्ड ने। गैनी मैनफोर्ड नाम का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता माना जाता है, जबकि इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता माना जाता है मिस्टर कैलाश सांखला को। ये भी आपको याद रखना है कि ये कब चालू हुआ था, भारत में कब चालू किया गया है। तो ये भारत में चालू हुआ है आपका 1973 में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कब चालू हुआ, टीपी यानी टाइगर प्रोजेक्ट, शॉर्ट में टीपी कह देते हैं। तो ये 1973 में चालू हुआ। इसे चालू करने की मुख्य वजह क्या थी, तो ये अपन अभी चर्चा कर चुके हैं। इसको चालू करने की जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि धीरे धीरे ये जंगली जानवर जो आपका है टाइगर वो विलुप्त हो रहा था, ये शिकार बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। और जब आपका प्रकृति से एक मेन जानवर समाप्त हो जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा। तो इस वजह से इसे बचाने के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चालू किया गया। अब प्रश्न आता है कहाँ से चालू किया गया, तो ये चालू किया गया भारत के पहले नेशनल पार्क से। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो भारत का पहला नेशनल पार्क था हैली नेशनल पार्क। ये था भारत का पहला नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 में। ये हैली नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापित हुआ था। ये उत्तराखंड में आता है आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस जगह आता है, तो उत्तराखंड में ये नैनीताल में आता है आपका। किस जगह आएगा, यदि अपन इसे देखें तो ये उत्तराखंड में आता है आपका, ये नैनीताल। और नैनीताल में भी पर्टिकुलर जो जगह है यहाँ आता है वो जगह है आपकी रामनगर। रामनगर में आता है। इसके बीचों बीच से होकर के एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी इस ये टाइगर जो आपका उत्तराखंड में स्थित मेलका वैली नेशनल पार्क है उससे गुजरता है। फिर इसके बाद में देश आज़ाद हुआ। ये 1936 में बना था आपका मेलका वैली। मेलका वैली ये गवर्नर थे, उनके नाम पर रखा गया था इसको। फिर आगे चल करके क्या हुआ था, अपना देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हो गया तो इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, देश की आज़ादी के बाद में। फिर यहाँ पर एक शिकारी आया जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। यहाँ एक खूंखार शेरनी थी, वो शेरनी को इन्होंने मारा था और यहाँ के स्थानीय लोगों को शेरनी से मुक्ति दिलाई थी। इस वजह से उनके सम्मान में 1957 में जाकर के इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट कौन है, एक शिकारी था। 1957 में इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट हुआ है। सबसे पहले क्या नाम था इसका, तो हैली नेशनल पार्क था जो वहाँ के गवर्नर के नाम पे था। बाद में इसका नाम रामगंगा हुआ जो नदी के नाम पर हुआ था, और फिर इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से चालू किया गया था, इसलिए से इसके लिए याद किया जाता है। उम्मीद आपकी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको याद होगा मैन एंड वर्सेज एक कार्यक्रम आया था नरेंद्र मोदी का, बियर ग्रिल्स का। तो ये इसकी जो फिल्म शूटिंग हुई थी वो भी आपकी कहाँ पर हुई थी, इसी नेशनल पार्क में हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये भारत में कब चालू हुआ है, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। तो ये मध्य प्रदेश में जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये आया आपका 1974 में, 74 में। ध्यान रखना, सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है, 73 में। कहाँ से हुई है, जिम कॉर्बेट से। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 1974 से आया है। कहाँ पर हुआ था, कान्हा किसली। ये कान्हा किसली नेशनल पार्क है आपका। इस नेशनल पार्क में 1974 में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। अब आपको यहाँ पर एक लाइन और याद रखना है आपको इसी जगह पर कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क में टीपी चल रहा है। टीपी यानी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा 6+1 है, इन दोनों को समझ लो। 6 का मतलब है यहाँ पर नेशनल पार्क, तो 6 तो ये नेशनल पार्क में चल रहा है आपका टाइगर प्रोजेक्ट, और 1 चल रहा है आपका अभ्यारण्य यानी सेंचुरी में चल रहा है। और यदि कुल पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका 7। आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो कैसे प्रश्न बनता है, कैसे जवाब देना, उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट
किस नेशनल पार्क में प्रारंभ हुआ? आपका जवाब होगा कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। दूसरा प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश के कितने जिलों में टाइगर प्रोजेक्ट, कितने नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है? आपका जवाब होगा 6 में। कितने अभ्यारण्य में चल रहा है? तो जवाब होगा 1 में। कुल मध्य प्रदेश में कुल टाइगर प्रोजेक्ट वाले कितने वो हैं अभ्यारण्य या नेशनल पार्क मिलाकर के दोनों? तो आंसर हो जाएगा 7। या निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है? तो जो 7 जो अपन पढ़ेंगे इनको हटा दीजिएगा, तो जो बाद बाकी के बचेंगे वो सब टाइगर प्रोजेक्ट न होने से संबंधित रहेंगे। अब ये है कौन से, उनको देख लीजिए। पहला कान्हा-किसली हो गया। दूसरा यदि अपन देखते हैं तो वो बांधवगढ़ है आपका, बांधवगढ़, ठीक है। तीसरे नंबर पर यदि अपन चर्चा करें, तीसरा पहला कान्हा-किसली, बांधवगढ़, फिर आपका पन्ना है, पन्ना में भी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा संजय है आपका, इसमें भी चल रहा है संजय में। पेच है आपका, पेच में भी चल रहा है। 1 2 3 4 5, छठवां कौन सा है आपका? सतपुड़ा है, सतपुड़ा। तो इनमें सब में आपकी क्या चल रहे हैं? टाइगर प्रोजेक्ट चल रही है। नेशनल पार्क हो गई 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये 7वां ये कौन सा बचा ये वाला? तो ये अभ्यारण्य है आपका, और ये अभ्यारण्य कौन सा है? रातापानी। ये रातापानी नाम का अभ्यारण्य है, रायसेन जिले में आता है। तो यहाँ पे भी आपकी टाइगर प्रोजेक्ट की अनुमति भारत सरकार ने यहाँ पर दी है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इनके जिलों को भी अपन साथ में याद कर लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न आता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर पहला प्रश्न आता है मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या 12 हो गई है, 12। ये ध्यान रखना। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। अभ्यारण्य भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो अभ्यारण्य यदि पूछता है यानी सेंचुरी पूछता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य या सेंचुरी हैं, जबकि नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिएगा, और एक आध कोई चेंजिंग वगैरह हुआ होगा करंट वगैरह में तो अपन आगे उसको और देख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब ये देख रहे हैं अपन जिले वाइज, जैसे बांधवगढ़, ये कान्हा-किसली जो है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? तो मैं जिले वाइज पहले आपको ओवरऑल एक बार याद करा देता हूँ, फिर इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। कान्हा-किसली आपका आता है मंडला में। किस जिले में आता है? मंडला। मंडला के अलावा इसका कुछ भाग बालाघाट में भी आता है, बालाघाट। लेकिन जनरली जो प्रश्न आता है वो मंडला को लेकर के ये आता है कि कान्हा-किसली नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य और पहला नेशनल पार्क है वो किस जिले में आता है? तब आप जवाब देंगे मंडला। और मंडला यदि विकल्प में नहीं है तो आंसर हो जाएगा बालाघाट। और मंडला बालाघाट दोनों ही विकल्प में है तो फिर आंसर दोनों ही सही है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कैसे याद करेंगे कि ये मंडला बालाघाट में? तो उसकी एक ट्रिक है आपकी, उस ट्रिक को देख लीजिएगा। कान्हा, कान्हा किसको कहते हैं अपन? कृष्ण भगवान को कहते हैं। और कृष्ण भगवान के कौन थे? दोस्त बहुत ज़्यादा थे, मित्र बहुत थे, मित्र मंडली ज़बरदस्त थी। और जब अपने दोस्त वगैरह आते हैं तो मित्रों की मंडली आती है, तो एक शब्द आ जाता है मंडली, मित्र मंडली आ गई, तो ये शब्द आ रहा है मंडली, ठीक है ना। और मंडली में से मात्रा हटा दो तो क्या हो गया? मंडला। और ये कृष्ण भगवान के मित्र कब थे? छोटे थे तब थे, तो बाल रूप में थे, तो बाल से क्या जाएगा? बालाघाट। और आपको याद होगा यमुना के घाट पे रह करके इन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए थे, तो उसे शब्द बन जाएगा बालाघाट। तो याद करने की ट्रिक क्या है? जिला कैसे याद करेंगे? कान्हा-किसली, कृष्ण सबसे पहले थे, अपन जानते ही हैं। तो यहाँ पर कान्हा हो गया, कान्हा पहले हैं, तो मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, पहला नेशनल पार्क है। इसके अलावा ये कहाँ पर है? तो इनकी मित्र मंडली थी, तो मंडली से मंडला हो जाएगा। कब थी? जब बच्चे थे तब, तो ये बाल थे। कहाँ पर उद्गम करते थे? घाटों पर, यमुना के घाट पर, तो बालाघाट। उससे आप इसको याद रख सकते हैं। चूँकि कृष्ण सबसे बड़े थे तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी आपका कौन सा है? कान्हा-किसली है। इसके बारे में डिटेल जो है वो अभी अपन चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं बांधवगढ़ को कैसे याद करेंगे? तो बांधवगढ़ को याद करेंगे, बांधवगढ़ जो है आपका ये है उमरिया में, उमरिया से लगा हुआ है बगल में ही कटनी। तो यहाँ पर है आपका, दोनों जिलों में थोड़ा सा टच करता है ये बांधवगढ़। इसको याद करने की जो सबसे बढ़िया तरीका है उसको ऐसे याद कर लेना। 2 है, ये बंधु बांधव अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपने जो पड़ोसी होते हैं, घर वाले होते हैं, उनके लिए कहते हैं ना बंधु बांधव। तो बंधु बांधवों की पूजा पाठ करने के लिए अपन क्या करते हैं? उम्र बढ़ाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उम्र से क्या हो गई? उमरिया। तो बांधव यानी बंधु बांधवों की उम्र बढ़ाएं। लेकिन जो आजकल आपने देखा होगा परिवारों में आपस में तनाव वगैरह रहता है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो बंधु बांधवों की अपन तो उम्र बढ़वा रहे हैं, लेकिन वही आपको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो काट से क्या जाएगा? कटनी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक और तरीका इसका याद करने का, इसे बहू के नाम से याद कर लेना,
बहू यानी दुल्हन, दुल्हन को याद रखना है अपन को। बस से हो जाएगा बांधवगढ़, उससे हो जाएगा उमरिया। आपकी नई नई शादी हुई है, घूमने के लिए आप जाओगे, तो घूमने के लिए आपने सोचा चलो प्रकृति में घूम के आते हैं, तो कहाँ गए घूमने के लिए? बांधवगढ़। क्योंकि कान्हा-किसली नेशनल पार्क में जाती हैं तो यहाँ टाइगर तो हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बांधवगढ़ में है। तो उस इलाके को घूमे अपन जिस इलाके में टाइगर देखने की संभावना हो। तो अपन नई बहू को लेकर के कहाँ गए थे? बांधवगढ़ गए। तो बस ये बांधवगढ़, उसे क्या जाएगा? उमरिया। और बहू ने वहाँ पर ही आपको क्या कर दिया? काट दिया। काट से क्या जाएगा? कटनी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पन्ना नेशनल पार्क, ये तो नाम से याद हो जाएगा, पन्ना में है, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है। मध्य प्रदेश के ये सीधी जिले में आता है, सीधी जिले में, और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आता है जी। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यहाँ से भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपका, 1956 से लेकर के 2000 तक यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए 1995 में या 1997 में या 2000 से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था, तो आंसर आपका क्या होगा? संजय होगा। संजय का प्राचीन नाम डूबरी था, डूबरी के नाम से जाना जाता था। इसका आधे से ज़्यादा भाग किसमें चला गया? सरगुजा में। तो इसलिए अब ये छोटा रह गया है आपका। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपना एक दोस्त बनाइए। आपका दोस्त है, उसका नाम है संजय, और संजय कैसा है? सीधा है, बहुत ज़्यादा सीधा है। तो संजय कैसा है? सीधा। सीधा से क्या हो जाएगा? सीधी हो जाएगा। संजय आपका दोस्त है और दोस्त कैसा है? वो आपका सीधा है, तो ये सीधी हो जाएगा आपका इस तरीके से। वो इतना ज़्यादा सीधा है कि छत्तीसगढ़ में सरक गया, तो सरक से क्या हो जाएगा? सरगुजा। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक नक्सलाइट इलाका है और वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति सीधा होगा, जैसे बेवकूफ़ अपन बना सकते हैं, वही जाएगा। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है पेच। पेच एक नदी का नाम भी है और ये आपका छिंदवाड़ा में आता है, छिंदवाड़ा। तो इसके अलावा बगल में ही आपका सिवनी है, सिवनी में भी है। तो छिंदवाड़ा सिवनी में आता है आपका पेच। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, जब आप पेचकस घुमाओगे तो दीवार में क्या होगा? छेद होगा। तो पेच छेद, छेद से क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। पेचकस घुमाएंगे तो क्या होगा? छेद, तो छिंदवाड़ा। और इतना ज़्यादा घुमा दिया कि नीचे की बॉटम में पहुंच गए अपन। तो वहाँ पर है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन सा? नागपुर। तो ये 2 राज्यों में है। राज्य कौन कौन से हो जाएगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में 2 जिले आ जाते हैं, छिंदवाड़ा और सिवनी, और महाराष्ट्र में आ जाता है आपका नागपुर। तो प्रश्न एक बार ऐसे पूछा गया था, पेच नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उसमें छिंदवाड़ा और सिवनी नाम ही नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा आपका। इसकी स्टोरी क्या है वो अपन आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद है सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका। सतपुड़ा ये होशंगाबाद में है आपका। सबसे पुराने जो वृक्ष हैं आपके वो यहीं पाए जाते हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही आपके। बाघों का DNA टेस्ट यहीं पर किया जाता है। काली मृग यहीं पाई जाती हैं, काली मृग, कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क की एक और खासियत है आपकी, और वो खासियत ये है कि ये आदि मानव की जो पुरा संपदा थी, जो अपने पूर्वज थे, जैसे अपन ये जैसे अपन क्रो-मैग्नन, निएंडरथल के नाम से जानते हैं, तो वो लोगों का निवास स्थान यहीं था। तो उनके द्वारा बहुत सारे सामग्रियों का जो प्रयोग किया गया है उसको संरक्षित यहीं पर किया गया है। तो इसे याद करने का तरीका है, ये होशंगाबाद में आता है आपका, होशंगाबाद। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, सतपुड़ा, सत को बदल दो सात में, सातपुड़ा, पुड़ा को बदल दो पुड़ी में। तो 7 पुड़ी यदि आप किसी को दिन भर में खाने के लिए देंगे तो वो उसके क्या होंगे? होश उड़ जाएंगे। तो ये होश से क्या आ जाएगा? होशंगाबाद। ऐसे आप इनको याद रखिएगा। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। कान्हा यानी कृष्ण, कृष्ण की मंडली थी। कान्हा कौन है? कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, उनकी मंडली थी। और जो मंडली थी वो क्या कर रही थी? बाल रूप में घाट, यमुना के घाट पे कर रही थी, तो बाला घाट। बांधवगढ़ को बहू के नाम से याद कर लेना, बहू को घुमाने के लिए ले गए, वहीं बहू ने क्या कर दिया? काट दिया। तो कट से कटनी हो जाएगा। पन्ना नाम से याद हो जाएगा। पन्ना में संजय को एक कैसा है? दोस्त है, सीधा है, और इसलिए छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? सरक गया। ऐसे याद रख सकते हैं। पेच, पेचकस है, जैसे घुमाएंगे तो क्या होगा? छेद होगा, और इतना ज़्यादा छेद होगा या कहाँ तक पहुँच गए अपन? नागपुर तक। इसके बाद 7 पूड़ी खाने के लिए दी जाएगी, तो आपके होश क्या होंगे? उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 6 अपने आसानी से इनको याद रख सकते हैं। अब जो बच गए हैं उन पर देखते हैं। इसके बाद में है आपका माधव। माधव ये आपका कहाँ पर है? शिवपुरी में, शिवपुरी। तो शिवपुरी में स्थित है आपका माधव नेशनल पार्क। तो माधवराव सिंधिया का एक शिकार गाह था, वो यहाँ पर रॉयल था, शिकार खेलने के लिए जाते थे। और चूंकि उनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी कौन सा रहा है? माधवराव का शिवपुरी रहा है, तो उससे आपको याद रह जाएगा। इसके बाद में आ जाता है आपका ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर। यह खंडवा में है आपका।
थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओमकारेश्वर खंडवा में है, तो ओमकारेश्वर आपको मालूम है ज्योतिर्लिंग भी है, उसी के नाम पर याद हो जाएगा। एक और है आपका माधव हो गया, ओमकारेश्वर सबसे छोटा जो है आपका वन विहार, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर का सबसे छोटा है, दूसरे नंबर का वन विहार, ये भोपाल में स्थित है, भोपाल। तो ये आपका राजधानी पर बनाया गया है, नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच में स्थित है आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही है, 426 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बल्कि उससे कम ही होगा। तो इसके बाद में वन विहार के बाद में कितने हो गए, 6, 7, 8 और ये 9। 10वें नंबर पर अपन आते हैं, तो 10वें नंबर का जो नेशनल पार्क है वो है आपका शिवपुरी हो गया, खंडवा हो गया, भोपाल हो गया। डायनासोर है, डायनासोर नेशनल पार्क, कौन सा है, डायनासोर। तो ये डायनासोर जो नेशनल पार्क है आपका, डायनासोर ये धार में है आपका डायनासोर, ये भी आपका जीवाश्म नेशनल पार्क है आपका डायनासोर वाला। और ये 11वें नंबर का है जीवाश्म नेशनल पार्क, ये आपका है डिंडोरी में, डिंडोरी यहाँ प्लांट वाला रहता है, प्लांट वनस्पति का जीवाश्म में। भारत में टोटल आपके 5 जीवाश्म नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में, एक तो जीवाश्म वाला और एक डायनासोर वाला। और 12वें नंबर का जो पहले नेशनल अभ्यारण्य था उसे अब नेशनल पार्क में बदल दिया गया, वो है आपका कूनो, कूनो ध्यान रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क हो गया है आपका। और ये कहाँ है, श्योपुर में, श्योपुर। तो ये कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पर आता है, श्योपुर में आता है। तो इस तरीके से ये नेशनल पार्क है। इनको कैसे याद करेंगे, माधव इसी से याद हो जाएगा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उससे याद रह जाएगा, खंडवा, वन विहार ये भोपाल में है, क्योंकि नेता वगैरह सही रहें, सुरक्षित रहें, लगातार जंगलों के प्रति अपना तारतम्य बनाए रखें, तो उसके लिए नेताओं के लिए ये वन विहार बनाया गया है। डायनासोर को ऐसे याद कर लेना, डायनासोर आज से 5.5 करोड़ साल पहले थे, बहुत विशालकाय जानवर थे। एक डायनासोर आपके सामने आ जाए तो आपकी आंसुओं की क्या लग जाएगी, धार लग जाएगी। तो डायनासोर कहाँ हो गया, धार में। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है, तो इसे अपन क्या करेंगे, ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते। तो ढूंढ से क्या हो जाएगा, डिंडोरी, ढूंढ रहे हैं डिंडोरी, इसको ऐसे याद कर लेना। और कूनो नेशनल पार्क तो आपको इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि ये मुरैना से अलग करके बनाए, अपन चूँकि मुरैना के निवासी हैं तो आप अच्छी तरह से इसको जानते ही हैं। तो ये हो गए आपके 12 नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्कों को एक एक करके अपन इनकी झलक और देखते हैं, जिसमें से पहला नेशनल पार्क है आपका, इनमें से पहला है कान्हा-किसली, ये पहला है। इसकी एक मैं फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, आप इस तरीके से इनके छोटे छोटे फ्रेमवर्क बना करके, फ्लो चार्ट बना करके तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा याद होगा। इसके बाद मैं इनके चित्र भी आपको दिखाऊंगा, जैसे चित्र की वजह से वो दिमाग में इमेज आपकी स्थापित हो जाएगी। तो दोनों तरीके से अपन कर रहे हैं। सबसे पहला है ये आपका कि कान्हा-किसली जो नेशनल पार्क है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके नामकरण की क्या स्टोरी है, कौन कौन सी कथाएं प्रचलन है। तो इसके नामकरण की 2 स्टोरियाँ प्रचलन में है। पहली है, यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम है कन्हार मिट्टी। कन्हार नाम की एक चिकनी मिट्टी यहाँ पाई जाती है, तो स्थानीय लोग उसे कान्हा कहते हैं, कान्हा। तो यहाँ से ये सीन का नाम पड़ गया कान्हा नेशनल पार्क। दूसरी स्टोरी ये है कि यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम था कान्वा, कान्वा, जहाँ उन्होंने समाधि वगैरह ली थी, सिद्धियाँ प्राप्त की थी, तो उनके सम्मान में इस यहाँ के लोग इसे कहने लगे कान्हा। तो ये 2 दंत कथाएं प्रचलन में हैं, जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी तक तो हालांकि इस तरीके का प्रश्न नहीं आया है, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि किस तरीके से है। इसके बाद में आता है इसकी स्थापना कब हुई है नेशनल पार्क की। तो इसकी स्थापना अभ्यारण्य के रूप में की गई थी 1933 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो आंसर कान्हा-किसली होगा। कब स्थापित किया गया, 1933। ये वही समय है जब जर्मनी का चांसलर बना था, उसको भी याद रखें आप। 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था आपका हिटलर। हिटलर से जोड़ करके भी आप इसको याद रखना। मध्य प्रदेश में पहले अभ्यारण्य की नींव रखी जा रही थी, उस समय जर्मनी का चांसलर कौन था, हिटलर था। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दोनों सन एक जैसी हैं। और चूंकि एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका कि बताइए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो वो सन पूछी गई थी, तो 1933। तो इसलिए मैंने दोनों की लिंकअप एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। इसके बाद 1955 में जाकर के इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 940 वर्ग किलोमीटर, इतने इलाके में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे अपन, तो क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, इसलिए अपन यहाँ प्लस का निशान लगा रहे हैं। जब भी आप नोट्स बनाएं तो उनको छोटी छोटी ट्रकों में लिखें, तो उससे आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाया है अपन ने। इसके अलावा
ये स्थापना वगैरह हो गई आपकी। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? बालाघाट और कौन था? मंडला। बालाघाट मंडला में स्थित है ये 2 जिलों में आता है आपका। तो इसको भी याद रखना है आपको। यहाँ से होकर के एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है बंजर नदी। बंजर। एक नदी और गुजरती है, उस नदी का नाम है सुपर्ण नदी। तो सुपर्ण नदी और बंजर नदी ध्यान रखिएगा ज़रा। बंजर और सुपर्ण 2 नदियाँ यहीं से होकर गुजरती हैं। ये कैप्टन थे जे फारसनाथ, उन्होंने अपनी किताब थी हाईलैंड इन सेंट्रल इंडिया में उन्होंने हालो घाटी का वर्णन किया है। हालो घाटी, ये 2 घाटियों का वर्णन किया है इन्होंने, हालो घाटी। एक थे आपके ब्राडे, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, वो किताब में इन्होंने बंजर घाटी का वर्णन किया है। तो ये बंजर घाटी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है ये हालो घाटी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा बंजर घाटी जो है आपकी, तो यहाँ बंजर नदी भी हो गई, इसी घाटी से बह रही है। तो ये आपकी आती है मंडला में, वर्तमान लोकेशन देखें। और जो हालो घाटी है ये आती है आपकी बालाघाट। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न बनता है कि ये हालो घाटी कहाँ स्थित है, हालो घाटी का वर्णन किसने किया था, बंजर घाटी कहाँ स्थित है, बंजर घाटी का वर्णन किसने किया था। वर्तमान में बंजर घाटी की लोकेशन क्या है, हालो घाटी की क्या लोकेशन है। हालो घाटी की जगह पर हेलन घाटी भी कह सकता है वो आपसे, हेलन घाटी। तो उस चीज़ पर ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। वो एक बालाघाट में है और दूसरी आपकी मंडला में है। 1933 में जर्मन वगैरह ये अपन कर ही चुके हैं। यहाँ वृक्ष कौन सा ज़्यादा मिलता है, तो वृक्ष देखेंगे तो वृक्ष की दृष्टिकोण से यहाँ साल ज़्यादा है, साल का वृक्ष। अब आप अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसके वृक्ष हैं, सागौन के 17.8%। और साल के वृक्ष मध्य प्रदेश में कितनी है, 16.54%। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, ये परसेंटेज पूछा जा सकता है आपसे। तो साल के वृक्ष इस इलाके में है। अब इसके बाद में एक और अच्छा सा प्रश्न बनता है कि कान्हा किजली की मूल पहचान क्या है। तो ध्यान रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले यहीं चालू हुआ था 1974 में, और यहाँ एक विशेष प्रकार का 12 सिंगा पाया जाता है जिसके 12 सिंग होते हैं, और उसकी प्रजाति जो है वो है ब्रेडरी। तो यहाँ ब्रेडरी प्रजाति का एक विशेष प्रकार का 12 सिंगा पाया जाता है, तो उसके लिए ये जाना जाता है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका खुद का लोगो या मस्कट है, और इसका जो लोगो या मस्कट है उसका नाम है भूर सिंह। भूर सिंह ये लोगो या मस्कट है। लोगो मस्कट का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, पहचान। जैसे अपन ने अपनी कोचिंग की पहचान बनाई है, भारत सरकार का पहचान है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का है 24 स्तूप बालू वाला, ऐसे ही ये भूर सिंह है। ये रोहन चक्रवर्ती नाम का एक कार्टूनिस्ट था, उसने इसको बनाया है। और ये भूर सिंह वास्तव में कौन है, तो ये 12 सिंगा है। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क या भारत का पहला नेशनल पार्क जिसमें मस्कट या लोगो है या प्रतीक चिन्ह था वो भूर सिंह। ये भूर सिंह कौन है, तो आंसर होगा आपका 12 सिंगा। ये भूर सिंह का डिजाइन किसने तैयार किया, तो आंसर होगा रोहन चक्रवर्ती ने। इसके अलावा एक और यहाँ दुर्लभ प्रजाति का हिरण पाया जाता है, उस दुर्लभ प्रजाति के हिरण का नाम है चौसिंगा। 4 सींग वाला, 4 सींग वाला है, इसलिए उसे अपन कह देते हैं चौसिंगा। यहाँ लिख देता हूँ जरा, चौसिंगा। ये भी दुर्लभ प्रजाति का हिरण है, जैसे 12 सिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है, ऐसी चौसिंगा है, वो भी यहीं पर आपका पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है आपकी, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर वामनी दादर, ये सनसेट पॉइंट है आपका, बामनी दादरी। ये सनसेट पॉइंट है, जैसे बामन दादरी या बमनी दादर, इस तरीके से नाम से जाना जाता है। नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, आपके स्थानीय लोग इसे कुछ कहते हैं, कुछ है। कई जगह पर बमनी दादर लिखा मिलेगा आपको, बामनी दादर मिलेगा, या दादरी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब एक ही है। सनसेट पॉइंट है ये आपका, यहाँ पर सूर्यास्त बिंदु है, पर्यटक स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर साल के 2 वृक्ष हैं, साल के 2 वृक्ष हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। राजा रानी नाम के 2 यहाँ पर साल के वृक्ष हैं, और ये वर्तमान में वृक्ष ठूट में बदल गए हैं, जहाँ पर स्थानीय लोग इन दोनों वृक्षों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उन्हें नाम दिया इन्होंने राजा रानी नाम का। तो ये ध्यान रखिएगा, राजा रानी नाम के यहाँ पर साल के 2 वृक्ष हैं, ठूटे में बदल चुके हैं इस समय पर। एक और है यहाँ अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका का जो नेशनल पार्क है उसकी सर्विस के माध्यम से एक विशेष प्रकार की योजना यहाँ चालू की गई है, उसका नाम है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना,
ये चालू की गई है, ये अमेरिका के सहयोग से चालू की गई है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो जीव होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का सेंटर भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जीप सवारी भी चालू की गई है, जीप सवारी, तो जीप के माध्यम से अपन जा सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा अपन उसमें देख रहे हैं पॉइंटों में, तो उससे आपकी और समझ में आ जाएगा। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को उनकी रक्षा व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव की क्रियाकलाप एवं गतिविधियाँ पूर्णतः क्या रहती हैं, प्रतिबंधित रहती हैं। इसके बाद आता है आपका, इसकी स्थापना कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। ये परमानेंट प्रकृति की होती हैं और राज्य सरकार इनका देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है। अभ्यारण्य क्या है, तो अभ्यारण्यों में भी जानवरों को उनकी रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। अभ्यारण्य में सीमित मात्रा में ह्यूमन गतिविधियाँ क्या होती हैं, लागू होती हैं। तो ये अपन कर चुके हैं इनको तैयार, है ना। इनकी स्थापना कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। प्राणी विशेष के लिए होता है और इसे राज्य सरकार कभी भी क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। वायोस्फीयर क्या होते हैं, तो ये दोनों से मिला जुला रूप होता है और इसमें व्यापक गतिविधियों को सुधार रहता है। वर्तमान में आपके वायोस्फीयर की संख्या 18 है और ये वायोस्फीयर जो है मध्य प्रदेश का पहला वायोस्फीयर यदि देखेंगे तो पचमढ़ी है। भारत का ये 10वें नंबर का है, मध्य प्रदेश का पहला है पचमढ़ी। इसके बाद अचानकमार है जो अनूपपुर जिले में आता है, ये दूसरा वायोस्फीयर है। और तीसरा आपका पन्ना है जो पन्ना जिले में आता है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में वायोस्फीयर की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, तो 3 है। कौन कौन सी हैं, पहला आपका पचमढ़ी, दूसरा अचानकमार और तीसरा आपका पन्ना। राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके से गोले में बनाया गया है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बीच में आपका क्या होगा, ये बड़ा क्षेत्र होता है आपका इन दोनों से। टाइगर प्रोजेक्ट ये अपन कर ही चुके हैं। आपका टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में सबसे पहले चालू हुआ था। नेशनल पार्क किसमें हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है, ये अपन कर चुके हैं इसको तैयार। 1936 में बना था। उत्तराखंड के नैनीताल में आता है, रामनगर में। यहाँ से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, रामगंगा नदी। तो उसे आपको याद रखना है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखला माने जाती हैं और विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता माना जाता है गैनी मैनफोर्ड को। और ये विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव संरक्षण वाली परियोजना है। ये आप जो देख रहे हैं ये कैलाश सांखला है, ये कैलाश सांखला, इससे आपको याद रहेगा थोड़ा सा, कैलाश सांखला। और मध्य प्रदेश में ये कब चालू हुआ था, 1974 में चालू हुआ था ये टाइगर प्रोजेक्ट। और मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क में चल रहा है, ये अपन चर्चा कर ही चुके हैं। कान्हा, किसली, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच और संजय। याद कराने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया है। इसके अलावा रातापानी भी। अब ये नक्शे वाइज देख लीजिएगा। एक बार क्या हुआ था, नक्शा देख करके उन्होंने पूछा था बताइए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो नक्शे को थोड़ा सा और देखें। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये पन्ना है आपका, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना के नाम से याद हो जाएगा। पन्ना नेशनल पार्क का थोड़ा सा इलाका छतरपुर को भी टच करता है आपका, तो छतरपुर में भी आ जाता है ये थोड़ा सा। ये आपका सीधी है संजय नेशनल पार्क, और नीचे वाला जो है यहाँ सरगुजा है आपका, तो ये संजय नेशनल पार्क का सीधी और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। प्राचीन नाम डोगरी है। इसके बाद में है जो उमरिया है, उमरिया के बगल में जस्ट ये कटनी लगा हुआ है आपका, तो उमरिया और कटनी इन दोनों से को टच करता है ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद में आता है आपका ये मंडला में, मंडला के जस्ट बगल से आप देख लीजिएगा नीचे ये बालाघाट लगा हुआ था, मंडला बालाघाट में है आपका। ये कौन सा है आपका, कान्हा किसली नेशनल पार्क है। और यहाँ पर है ये आपका छिंदवाड़ा है आपका, और छिंदवाड़ा के बगल से ये सिवनी है, तो छिंदवाड़ा सिवनी, और नीचे चले जाएंगे तो नागपुर है, तो छिंदवाड़ा सिवनी और नागपुर में आपका कौन सा है, पेंच नेशनल पार्क है। इसका नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क हो गया है। और ये है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में, यहाँ देखेंगे सतपुड़ा है, और ये आपका कहाँ पर है, होशंगाबाद में है आपका ये नेशनल पार्क। बाघ सबसे ज़्यादा यदि टाइगर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट हो चुका है इस समय पर, और मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का दर्जा अभी मिला है। वैसे तो देखा जाए 1995 में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया था, तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ थे, मध्य प्रदेश में थे। बीच में ये टाइगर थोड़े से कम हो गए थे, इस वजह से टाइगर स्टेट का दर्जा चला गया था कर्नाटक को। लेकिन अभी रिसेंटली अपन देखें तो मध्य प्रदेश को दोबारा से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है, और मध्य प्रदेश में टाइगर आपके पाए जा रहे हैं 526, और कर्नाटक में आपके जो टाइगर है वो 524, यानी 2 की संख्या ज़्यादा है, उससे अपन टाइगर स्टेट है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में इस समय टाइगर स्टेट का दर्जा है, और कुल टाइगर कितने हैं, 526 है। तो ये हो गए आपके 6 नेशनल पार्क आपके टाइगर के। पार्क में टाइगर की संख्या वर्तमान में देखी जाए तो ये आपकी 2967 है आपकी, लगभग 3000 याद कर लीजिएगा आप लोग। तो भारत में वर्तमान में टाइगर की कुल संख्या कितनी है, लगभग 3000 है, जिनमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 526, कर्नाटक सेकंड नंबर पे है जिसमें है 524।
सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक अभ्यारण्य आपके अंडमान निकोबार में है। ये मैं आपको करा ही चुका हूँ, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये है। कई कह देते हैं कि जो सर्वाधिक अभ्यारण्य जो सेंचुरी है वो भी आपकी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जबकि मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है संख्या के आधार पर। और मध्य प्रदेश में वन्य जीवों को नैसर्गिक आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य की उद्यान अधिनियम के तहत 12 नेशनल पार्क और 30 अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। तो रिसेंटली आपके 12 नेशनल पार्क हैं और 30 अभ्यारण्य। इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है अभ्यारण्य में, लेकिन नेशनल पार्क आपके बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं इस समय पर 12 हैं। कान्हा किसली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं अपन कान्हा किसली पर। तो ये कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला में आता है। 1933 में सबसे पहले ये प्रदेश का अभ्यारण्य बना था। 1955 में सबसे पहले ये किसी क्या बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में। कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिस पर स्थानीय भाषा में अर्थ है मिट्टी के नाम पर है। मैंने एक सिद्ध पुरुष का नाम भी बताया था आपको, कानवा बाबा के नाम पर। और 1933 में हिटलर यहाँ का चांसलर बना था, इसकी भी अपन ने चर्चा करी थी। आप ये देख रहे हैं हिटलर है 1933 में, जब कान्हा किसली नेशनल पार्क बना उसी समय हिटलर भी था आपका। तो इसे याद रखना। मध्य प्रदेश के नक्शे पर यदि देखेंगे तो ये कान्हा किसली कहाँ आता है, मंडला और बालाघाट में आता है। ये मंडला है और नीचे की साइड में क्या है, बालाघाट है, तो यहाँ पर आता है। तो ये लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। याद कराने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये है आपका भूर सिंह, ये प्रतीक चिन्ह बनाया था, ये रोहन चक्रवर्ती ने बनाया। ये शख्स आप देखें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रोहन चक्रवर्ती कार्टूनिस्ट है। इन्होंने ये भूरा सिंह, ये 12 सिंगा है, इसका डिजाइन तैयार किया था। ये बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये 12 सिंगा है आपका। इसके 12 सिंह होते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है 12 सिंगा। कैप्टन जे फारसनाथ ने अपनी पुस्तक थी इनकी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसमें उन्होंने हालू घाटी का वर्णन किया है। ये मैं आपको बता चुका। हालू घाटी वर्तमान में कहाँ स्थित है, बालाघाट में है। ब्राडे ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। बंजर एक नदी का नाम दिया जो मंडला में है आपकी, छत्तीसगढ़ से निकलती है जी आपकी बंजर नदी। ये इनकी पुस्तक थी आपकी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये थे आपके कैप्टन जे फारसनाथ। ये देख सकते हैं, ये हालू घाटी है, ये बालाघाट में आती है आपकी। बालाघाट मध्य प्रदेश का एकमात्र नक्सलाइट जिला है, ये ध्यान रखना है आपको। बालाघाट में एक चीज़ और है, उड़ते हुए पक्षी के आकार का है। नक्शे पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा पक्षी उड़ रहा है। एक बार प्रश्न पूछा गया था क्या कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है जिसका आकार उड़ते हुए पक्षी जैसा है, तो बालाघाट ही है आपका। ये बंजर घाटी है आपकी, बंजर घाटी मंडला में आती है। इस तरीके से, हाँ ये भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज़्यादा किस नेशनल पार्क में, यदि आपसे प्रश्न ऐसे आए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर कान्हा किसली नेशनल पार्क में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनत्व यानी डेंसिटी बाघों की कहाँ पर है टाइगर की, तब आंसर होगा आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। संख्या पूछता है तो कान्हा किसली है, और बांधवगढ़ पूछता है तो उसमें घनत्व आ जाएगा। ये बंजर नदी का उद्गम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हुआ है और मंडला में आकर के मिलती है। ये मंडला से निकलती है, ये बंजर नदी है। ये आप जो देख रहे हैं बंजर नदी है, ये नर्मदा में जाकर के मिल जाती है, नर्मदा की सहायक नदी है, मंडला में मिलती है ये बंजर नदी। और यहाँ साल के वृक्ष देखें, परसेंटेज में आपको बता चुका हूँ, याद रखनी है आपको 16.54%। भारत में सबसे ज़्यादा साल की वृक्षी पाई जाती हैं। यहाँ ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है। इसे मध्य भारत में गोइंजक के नाम से भी जानते हैं, गोइंजक कहा जाता है 12 सिंगा को। दलदली क्षेत्र का है ये 12 सिंगा, ये है आपका 12 सिंगा। ये देख सकते हैं कुछ 12 सिंगा की। इसके अलावा यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति का 4 सिंग वाला चौसिंगा भी पाया जाता है, दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा। प्रश्न आ सकता है आपका, चौसिंगा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कान्हा किसली। सबसे ज़्यादा टाइगर आपको यहीं मिलेंगे मध्य प्रदेश में। और पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका के पार्क नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से चल रही है। इस तरीके से बाघों को अपन घूम सकते हैं, यहाँ पर हाथियों पर बैठ करके भी देख सकते हैं। जंगल गलियारा बनाया गया है। यह है आपका बामनी दादर सूर्यास्त सनसेट पॉइंट, जहाँ बैठ करके आप सूर्य अस्त होने के नज़ारा देख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ से आप सूर्यास्त होने का नज़ारा भी देख सकते हैं आप। और जीप सवारी भी यहाँ पर लागू है। आप सुबह जाकर के यहाँ पर जीप में बैठ करके भी इस इलाके को घूम सकते हैं। तो जीप सवारी भी चल रही है आपकी इस इलाके में। इस तरीके से इसका प्रवेश दरवाजा है, यहाँ से अपन प्रवेश करते हैं। यहाँ भी हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और महेंद्र सिंह धोनी भी इस इलाके में घूमने के लिए आए थे। अभी कुछ समय पहले सोनाक्षी सिन्हा भी आई थी, महेंद्र सिंह धोनी भी आए थे। इस तरीके से जीप सवारी के माध्यम से इसके अंदर अपन जाते हैं नेशनल पार्क में। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये घूमने के लिए पर्यटक के रूप में तो जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ ह्यूमन गतिविधि अलाउ नहीं है। यहाँ कल्टीवेशन नहीं कर सकते आप, हंटिंग नहीं कर सकते यहाँ, ना तो वृक्षों को काटेंगे ना उनको नुकसान पहुँचाएंगे आप। ये इस तरीके से यहाँ प्रवेश करती हैं। यहाँ साल के वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं।
ये देख सकते हैं थोड़ी सी पिक, जिससे आपको याद रहेगा। इस तरीके से यहाँ से होकर के ये छोटे छोटे तालाब वगैरह भी बने हैं, यहाँ पर प्राकृतिक हैं, ये आपके नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, जिस वजह से प्राकृतिक जीवों को पानी उपलब्ध हो सके। ये आप देख सकते हैं, ये बारहसिंगा। और ये भी ध्यान रखना, भारत के नेशनल पार्कों में सबसे ज़्यादा जो जीव पाया जाता है वो चीतल पाया जाता है, चीतल। और हिरण प्रजाति में सबसे बड़ा जो हिरण है वो है सांवर, ये भी आपको याद रखना है। तो हिरण प्रजाति में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सांवर है। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है, तो वो चीतल है आपका। ये बारहसिंगा घूम रहा है आपका। अब ये फ्लो चार्ट आप इस तरीके से बना लीजिएगा। चिकनी मिट्टी के नाम पर इस स्थान का नाम काना पड़ा है, मंडला में है। 1933 में सबसे पहले अभ्यारण्य बना, 1955 में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बना। रोहन चक्रवर्ती ने यहाँ पर भूर सिंह का डिजाइन तैयार किया है। कैप्टन जे फारसनाथ ने हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में से हालो घाटी का क्या किया है, वर्णन किया है। हालो घाटी कहाँ स्थित है, तो बालाघाट में है आपकी। ब्राडे ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। बंजर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से होता है। यहाँ साल के वृक्ष की अधिकता है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका के सहयोग से चल रही है। बमनी दादर यहाँ का सनसेट पॉइंट है। यहाँ राजा रानी साल के 2 वृक्ष हैं जो ठूठी के रूप में हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सुपर्ण एक नदी बहती है, अभी चर्चा कर चुके हैं अपन। इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, सुपर्ण नदी है, इसी से बहती है। यहाँ जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग देने का सेंटर भी है। जंगली जानवरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से एक आपका कान्हा किसली है, दूसरा नेशनल पार्क आपका बांधवगढ़ है और तीसरा नेशनल पार्क पेंच है, जहाँ पर टाइगर की रक्षा करने के लिए टाइगर रिजर्व फोर्स की स्थापना भी की जा रही है। और टाइगर के पर्यटक स्थलों को दिखाने के लिए मध्य प्रदेश के खास तौर से उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चालू की गई है, जिसे टाइगर ट्रेन नाम दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरीके के कान्हा किसली नेशनल पार्क के ये कुछ पॉइंट हैं, उम्मीद आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आता है माधव नेशनल पार्क, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। माधव नेशनल पार्क कल मैं सभी नेशनल पार्कों को आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उम्मीद आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए तो धन्यवाद, थैंक यू।